हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। हमारी सीरीज चल रही है एस्टेट 2023 टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए। यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि आपको 5 मैराथन क्लासेस दी जाएंगी। उसमें मैंने कंप्लीट सिलेबस को कवर किया है, लगभग आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर किया है, टॉपिक के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाया है, जिससे आपके टॉपिक्स की थ्योरी भी कवर हो जाएगी और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने सिर्फ ये 5 क्लासेस भी देख ली तो भी आपके 35 प्लस क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। 35 प्लस स्कोर विद इन 10 डेज में लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो 10 डेज में आप बस इनकी रिवीजन ले लीजिएगा और जितने भी हम प्रैक्टिस करवा रहे, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर भी हम थ्योरी 5 क्लासेस में थ्योरी प्लस क्वेश्चन एंड 25 के बाद लगातार आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस देखने को मिलेंगी। तो यहाँ से आपकी बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी और बेस आपका कवर होता चला जाएगा। किस तरीके से क्वेश्चंस निकालने हैं, किस टेक्निक से क्वेश्चन करने हैं, तो वो भी आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा। चलिए लास्ट तक क्लास में बने रहें और क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि बहुत ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो जाए। आप खुद भी देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्लासेस किस तरीके की बन रही है। एक क्लास मैंने डाल भी दी है मैराथन। अब मैक्सिमम 5 क्लासेज आएंगी। 5 क्लासेज में कंप्लीट सिलेबस को कवर कर लेंगे, कंप्लीट कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए आज हम करेंगे, देखिए एक क्लास में 3 से 4 टॉपिक को कवर कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी कवर कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं देखिएगा। An algebraic expressions in which the variable involves have only non-negative integers power is called the polynomials। देखिए वो algebraic expressions जैसे मैंने ले लिया ax प्लस b, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये सारे के सारे क्या हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनकी जो पावर होगी ना वेरिएबल की, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी और आपकी फ्रैक्शन में पावर नहीं होगी। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आपके पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे इन जनरल हमने क्या किया, इनमें टर्म्स कितनी है। जैसे देखिए ए एक्स प्लस बी ये ले लिया, इसमें टर्म कितनी है? 1 और 2 टर्म्स है। इसमें कितनी टर्म है? 1 2 3 4 टर्म्स है। यहाँ पे 1 2 3 टर्म्स है। यहाँ ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 9, कितनी टर्म है? 1 2 3, ये कितने, ये आपकी क्या है? टर्म्स है, इंक्लूडिंग आपकी टर्म्स इंक्लूड हो रही है। ठीक है ना। ओके, कोफिशिएंट अगर पूछे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए x का कोफिशिएंट कितना है? a है। मान लीजिए कि 4x की पावर 4 प्लस में 6x क्यूब प्लस में x स्क्वायर प्लस में 3। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर आपकी 4 है। ठीक है, x की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है? 4 है। x क्यूब का कोफिशिएंट कितना है? 6 है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है ही नहीं, कितना आ जाएगा? 0। एंड कांस्टेंट कोफिशिएंट आपका क्या है? 3 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो। अब कहते हैं पॉलिनोमियल इन ओनली 1 वेरिएबल। अब ये सारे के सारे क्या है? सिर्फ 1 वेरिएबल में ही है, x में ही ले रखे हैं ना, तो यहाँ पे क्या है? ये सारे 1 वेरिएबल में ही है। जैसे 5x प्लस में 2 ले लिया, ये क्या है? लीनियर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बेस्ड ऑन नंबर्स ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स के ऊपर आपके पॉलिनोमियल्स क्या क्या बन सकते हैं। जैसे देखिए 3x 4x स्क्वायर 6x क्यूब, जैसे मान लीजिए जिनकी सिर्फ एक ही टर्म होगी उसको हम बोलेंगे मोनोमियल्स। ये आपको पता होना चाहिए, जिनकी सिर्फ एक ही टर्म होगी उसको बोलेंगे मोनोमियल्स। जिनमें 2 टर्म्स आ जाएंगी उसको बोलेंगे हम बाइनोमियल्स। जैसे मान लीजिए ले लिया 2x प्लस में 5, 3x क्यूब माइनस में 2x, ठीक है, 7x प्लस में 3। तो जहाँ पे आपकी 2 टर्म्स हैं उसको बोलेंगे हम बाइनोमियल्स। ठीक है, जिनमें 3 टर्म्स हैं, जैसे मान लीजिए ले लिया मैंने 2x क्यूब प्लस में 4x प्लस में 5,
ठीक है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस में सी, ठीक है, जिनमें आपकी 3 टर्म्स है। पावर आपकी कितनी भी हो सकती है, लेकिन टर्म्स बता रहे हैं हम, टर्म्स हैं तो कितनी हो जाएंगी आपकी ट्रिनोमियल्स, ठीक है, जिनमें 3 टर्म्स है। एक टर्म है मोनोमियल्स, 2 टर्म है बाइनोमियल्स और 3 टर्म है उसको बोलेंगे ट्रिनोमियल्स। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेस डिग्री के बेस पे, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि x की पावर 0 है, ठीक है, जहां पे x की पावर 0 है, हाईएस्ट डिग्री, ठीक है ना, 0 है, जैसे मान लीजिए कि 3x की पावर 0, तो ये क्या है मेरा 3 तो है, किसकी पावर 0 लगाएंगे, x इज नॉन 0, ठीक है ना, x नॉट इक्वल टू 0 है और x की पावर 0 3, तो 3 क्या है मेरा कांस्टेंट, जब मेरे पास x की पावर 0 है। अब देखिएगा, ये दे दिया मान लीजिए 0x3, 0x2, 0x0, ठीक है ना, ये क्या है आपका 0 पोलिनोमियल्स, इसको बोलेंगे हम 0 पोलिनोमियल्स, ठीक है। जिसकी डिग्री 1 है, हाईएस्ट डिग्री 1 है, उसको हम बोलेंगे लीनियर, ठीक है ना, जिसकी डिग्री 1 होगी उसको बोलेंगे हम लीनियर। जैसे हमने ले लिया 5x प्लस में 2ax प्लस में b, इसकी डिग्री कितनी है 1, हाईएस्ट डिग्री 1 होगी, उसको बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। जहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है, जैसे मान लिया ax² प्लस bx प्लस c, इसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ठीक है। जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, ax³ प्लस bx² प्लस में cx प्लस में d, जर्नली लेके दिखा देती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। अब मान लीजिए हाईएस्ट डिग्री आपकी 4 है, ax की पावर 4 bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस में e, ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है आपकी 4 है, तो इसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ठीक है। अब इन जनरल अगर आपका nth डिग्री का है तो हम उसको nth डिग्री पोलिनोमियल बोलेंगे। nth डिग्री का हम कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे बोलेंगे an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 एंड अप टू सोन a0, ठीक है। तो ये क्या है मेरा nth डिग्री पोलिनोमियल, ठीक है, nth डिग्री का पोलिनोमियल ये आपका बन जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी द पोलिनोमियल्स ऑन द बेस नंबर ऑफ टर्म्स। आप आइडेंटिफाई कीजिए, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊंगी कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म के बेस पे आप बताइएगा कि ये क्या है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी पोलिनोमियल px इक्वल टू दे दिया है आपको cx की पावर 4 प्लस में 3x² प्लस में 2, तो ये आपका क्या बनेगा ट्रिनोमियल्स, ठीक है। मान लीजिए सेकंड लेती हूँ मैं 2x प्लस में 4, तो ये कितनी टर्म्स हैं 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म होगी तो क्या बनेगा बाइनोमियल्स, ठीक है। 3x² एक ही है तो मोनोमियल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कवर कर सकते हो, ठीक है। अब बोलते हैं हम पोलिनोमियल्स क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी पोलिनोमियल दे रखा है तो आप उसको एक्सप्रेस किस तरीके से करेंगे। मान लीजिए कोई भी एफ ऑफ एक्स दे दिया, x³ प्लस में 4x प्लस में 3, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए आप f ऑफ 2 की वैल्यू निकालिएगा, तो यहाँ पे आप क्या करोगे x की जगह 2 पुट कर देंगे, तो क्या करेंगे 2 की पावर 3 प्लस में 4 इंटू 2 एंड प्लस में 3, ठीक है। 2 की पावर 3 कितना है 8 प्लस में 4 2 जा 8 प्लस में 3 16 और 3 कितना आ जाएगा 19, ठीक है। इस तरीके से आपसे वैल्यू भी निकलवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि रूट ऑफ द पोलिनोमियल्स। देखिए पोलिनोमियल्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स के जो फैक्टर्स होते हैं ना, जो वैल्यू होती है, जो सोल्यूशन होते हैं, पोलिनोमियल्स के सोल्यूशन को हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ पोलिनोमियल, जो इनको सेटिस्फाई करता है। सॉल्यूशन ऑफ पोलिनोमियल्स के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं जीरोज, ठीक है। और इक्वेशंस के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं रूट। इतना ध्यान रखना है। क्या है, हम कई बार क्या बोलते हैं पोलिनोमियल के सॉल्यूशन को भी रूट बोल जाते हैं, लेकिन पोलिनोमियल्स के सॉल्यूशन को जीरोज बोलते हैं ना। कितनी जीरोज उसको सॉल्यूशन बना रही हैं, ठीक है ना, कौन सा नंबर उसको जीरो बना रहा है, कौन सा उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। और जो इक्वेशंस के सॉल्यूशन होते हैं उसको हम बोलेंगे रूट। क्लियर।
अच्छा देखिए, कोई भी मान लीजिए पोलिनोमियल दे दिया मैंने ax² प्लस bx प्लस में c, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है। ये कोई भी मेरा f ऑफ x है, ठीक है ना। तो वो एक ऐसा नंबर f ऑफ c इक्वल टू 0, जो एक ऐसा नंबर c, कोई भी एक नंबर ऐसा होगा जो इस नंबर को 0 बना देगा, तो वो c क्या होगा, इसका 0 होगा, ठीक है। वो इसका 0 कहलाएगा, वो इसका रूट होगा। क्लियर, हम रूट बोल देते हैं तभी बच्चे समझते हैं, इसलिए बार बार रूट बोल रहे हैं, लेकिन पोलिनोमियल को जो सेटिस्फाई करता है उसको जीरोज बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एक एग्जांपल दे दिया है f ऑफ x इक्वल टू x² माइनस 9x प्लस में 20, ठीक है। फाइंड द जीरोज ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के जीरोज निकालिए। तो कब होगा जीरो, f ऑफ x इक्वल टू 0 होगा, इट मीन्स x² माइनस 9x प्लस 20 दैट इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सोल्व करेंगे, आप फैक्टर बनाओगे, है ना। ऐसे फैक्टर बनाइए कि -9 उसका सम आ जाए और 20 इन दोनों की प्रोडक्ट आ जाए। तो इन दोनों के फैक्टर्स बनाएंगे, देखिए -5 और -4 दोनों को ऐड करेंगे, -9 आ जाएगी, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस का 20 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं, x² माइनस 5x माइनस 4x प्लस में 20 दैट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 माइनस का 5 कॉमन आ रहा है, x माइनस में 5 दैट इक्वल टू 0, x माइनस 5 इंटू x माइनस 4 दैट इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो यहाँ से ये 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 5, और ये 0 होगा तब क्या आ गया x इक्वल टू 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितनी आ गई है 2, x इक्वल टू 5 भी 0 है और x इक्वल टू 4 भी आपके क्या है 0 है। क्लियर। अब बात करते हैं इफ 2 इज 0 इफ दिस पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल आपको दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू, पोलिनोमियल आपको दे रखा है 4x² प्लस 2x माइनस 5 है, ठीक है। अब क्या दे रखा है 2 इस पोलिनोमियल का 0 है, ठीक है, मीन्स रूट है, ठीक है। आप इस बात भाषा को समझो कि 2 इसका रूट है, तब फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये इसका रूट है या फिर 0 है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा तो इस वैल्यू को क्या बनाएगा 0 बनाएगा। तो क्या कर देंगे 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 2 एंड माइनस में 5 है एंड दैट इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहाँ से आपके पास ये 4 है, ये कितना बन जाएगा 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 एंड प्लस में 4 एंड माइनस में 5 है एंड दैट इक्वल टू 0, ठीक है। ये कितना बन गया 20, 20 को उस साइड लेके जाओगे तो माइनस का 20, तो माइनस का 5 है दैट इक्वल टू माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी 4 आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स और रूट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। अब हम लेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c दैट इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये क्या है a b और c, ये क्या है आपके कोफिशिएंट है, ठीक है, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये है क्या है कोफिशिएंट, ठीक है। मान लिया लेट, अब देखिए 2 पावर की है तो आपके 2 ही रूट्स हो सकते, जितने हाईएस्ट पावर होगी ना उतने ही आपके रूट होंगे। तो लेट मान लिया अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा माइनस बी बाई ए, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये जनरल रिजल्ट्स भी आपके आ जाते हैं। ये क्या है, दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। एंड अल्फा बीटा दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, अल्फा बीटा इक्वल टू c बाई ए, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में क्या आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। अब हम बात लेते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ क्यूबिक ax³ प्लस bx² प्लस में cx प्लस में d दैट इक्वल टू 0। a b c और d क्या है आपके इनके कोफिशिएंट टर्म है। मान लिया लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के क्या है रूट है। तो सम ऑफ द रूट्स कितने हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए। अभी आप समझ भी गए होंगे क्या आ रहा है, प्लस माइनस प्लस
प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से आ जाएगा। फिर दो दो की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दैट इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, सी बाई ए। ठीक है, तीनों की प्रोडक्ट अल्फा बीटा और गामा क्या आ जाएगा, माइनस डी बाई ए। और ये रिजल्ट जो है ना वो डायरेक्ट आया है कई बार। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन आने के बाद आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि कोई भी जनरल आपको क्यूबिक इक्वेशन दे देंगे। मान लीजिए आपको दे दिया कि 4x³ प्लस में 5x² प्लस में 7x प्लस में 8 दैट इक्वल टू 0। तो आप बताओगे कि अल्फा बीटा गामा, लेट अल्फा बीटा गामा ऑफ दिस रूट्स, देन अल्फा बीटा गामा की वैल्यू बताइएगा। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8/4 दैट इक्वल टू -2। डायरेक्ट आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हो। क्लियर? देखिए ये रिजल्ट कई बार आया है, क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन दे दी आपको, सम ये वाला भी रिजल्ट आ गया है, ये भी आ चुका है और ये भी आ चुका है। तो आप इन रिजल्ट्स को ध्यान से देखें। देखिए एक क्वेश्चन ये आया हुआ है आपका पिछले पेपरों में। ठीक है, इफ मान लिया कि अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल के अल्फा बीटा जीरोज है। ठीक है, ये कंडीशन आपको दे रखी है अल्फा +1 इंटू बीटा +1 इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले आप इसको सोल्व कीजिए कि ये क्या है। ठीक है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा बीटा प्लस में क्या आ जाएगा, इसके साथ करेंगे अल्फा और इसके साथ करेंगे बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस में 1। ठीक है, इस कंडीशन को एक तरफ रख लीजिएगा एंड दैट इक्वल टू क्या है, ये 0 के बराबर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, -b/a। और यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में लिखिए, इक्वेशन को देखिएगा एक बार, x² - p इंटू x प्लस 1 एंड प्लस में c। ठीक है, ये इक्वेशन आपको दे रखी है, तो आप कॉन्स्टेंट टर्म को एक तरफ लीजिएगा, x² - px एंड -p प्लस में c, ये आपकी कॉन्स्टेंट टर्म है। ठीक है ना, यहाँ से आप क्या करोगे, कॉन्स्टेंट टर्म को इकट्ठा लेंगे। ये क्या है, मेरा a है, ये क्या है, b है और ये क्या है, मेरा c है। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, -b कितना है, माइनस का p अपॉन में a कितना है 1, तो कितना आ जाएगा आपके पास, p आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा अल्फा बीटा क्या है, c/a और c की जगह वैल्यू क्या है, c - p अपॉन में 1 दैट इक्वल टू c - में p। ठीक है, अब जो है देखिए अल्फा प्लस बीटा आ गया है, अल्फा बीटा आ गया है, ये सारी वैल्यू किस में पुट करेंगे, हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई है c - में p और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है p। ठीक है, एन प्लस में 1। ठीक है, एंड दैट इक्वल टू क्या है आपके पास 0, प्लस में क्या है आपका 1। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से वैल्यू p से p कैंसिल हो गया, c + 1 दैट इक्वल टू 0 और c की वैल्यू क्या आ गई है, -1। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, देखिए एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, उसको याद रख लीजिएगा। मान लीजिए कि इफ कोई भी हमारा कोई पोलिनोमियल होगा, एनी डिग्री, उसकी कोई भी डिग्री हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए कि n हमने जर्नल n डिग्री मान लिया कि n डिग्री की कोई भी हो सकती है, n वो इक्वल टू 1 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, मतलब 1 और 1 से बड़ा होगा n। ठीक है, एंड a भी एनी रियल नंबर, a कोई भी मेरा क्या होगा, रियल नंबर होगा। इफ px इज डिवाइडेड बाई लीनियर पोलिनोमियल, अगर मान लीजिए कि ये जो px है हमने ले लिया वो डिवाइड करेगा लीनियर पोलिनोमियल x - a से। ठीक है, देन p ऑफ a जो होगा ना वो हमारा रिमाइंडर होगा। क्वेश्चन करा के दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसको यूज करते हैं। देखिए थ्योरम क्या कहती है, px मेरी कोई भी पोलिनोमियल है, एनी जर्नल पोलिनोमियल, किसी भी एनी डिग्री की, जो डिग्री होगी वो हमारी पॉजिटिव होगी, 1 और 1 से बड़ी डिग्री होगी। ठीक है, a मैंने कोई भी रियल नंबर ले लिया, देन वो जो px होगा, जो पोलिनोमियल होगा वो x - a लीनियर डिग्री से, लीनियर पोलिनोमियल से अगर मेरा पोलिनोमियल डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, या फिर जो भी मतलब उसको डिवाइड कर रहा है, तो मेरे पास p ऑफ a जो होगा ना वो मेरा रिमाइंडर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 2x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का 2x - 1 फैक्टर है। ठीक है, अब आप देखो कि ये जो फैक्टर है वो लीनियर है। ठीक है ना, लीनियर फैक्टर इसका फैक्टर है कंप्लीटली, इट मीन्स इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 नहीं होगा। जब कोई भी वैल्यू होती है उसको कंप्लीटली अगर डिवाइड कर रही है कंप्लीटली, तो उसके जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो हमारा जो
रिमाइंडर होगा तो वो क्या होगा, जो मेरे पास देखिए x माइनस ए, अगर मेरे पास f ऑफ x का फैक्टर बन रहा है तो f ऑफ a मेरा क्या बन रहा था, 0 नहीं बन रहा था। तो यहाँ से 2x माइनस ए 1 जो है इस वेरिएबल गिवन पोलिनोमियल का क्या बन रहा है, फैक्टर बन रहा है। तो f ऑफ यहाँ से इसको 0 के बराबर पुट करो तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। f ऑफ 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से जहाँ जहाँ x हमें दिख रहा है वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, 1/2 पुट कर देंगे। तो मेरे पास क्या आ रहा है, 2x³ प्लस में p x² प्लस में 11x प्लस में p एंड प्लस में 3 दैट इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी ये आ गए। तो f ऑफ 1/2 इक्वल टू 0, 2 इंटू 1/2 की पावर 3 प्लस में p इंटू 1/2 का स्क्वेयर प्लस में 11 इंटू में 1/2 एंड प्लस में p एंड प्लस में 3 एंड दैट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, अब जहाँ जहाँ मैं 1/2 पुट करूँगी वहाँ वहाँ मुझे वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब मेरे पास फाइनल वैल्यू मुझे क्या मिल गई है, देखिएगा यहाँ से क्या मिल गया है, यहाँ 3 थी, ये 1/8 हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा तो 1/4 प्लस में p/4 प्लस में 11/2 प्लस में p एंड प्लस में 3 दैट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके क्या मिल जाएगा मुझे, देखिए यहाँ से 4 क्या आ रहा है, मेरा एलसीएम आ रहा है सभी में से, 4 एलसीएम आते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा 1 प्लस में p प्लस में थ्रो आउट कॉमन लेके। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1/4 1 बच गया, यहाँ पे p बच गया, यहाँ पे क्या बचेगा 22 बचेगा, यहाँ पे 4p एंड प्लस में 12 एंड दैट इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया, यहाँ से सिंपली p की वैल्यू कितनी आ गई 5p, और यहाँ से ये वैल्यू कितना है 23 और 23 और ये कितना बन जाएगा 35 को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 35। ठीक है, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास माइनस का 7। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर। देखो पॉलिनोमियल चल ही रहा है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी ले ही लेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c दैट इक्वल टू 0। ठीक है, a b c मेरे कोफिशिएंट होते हैं। अभी हमने बताया था कि कोफिशिएंट, और अगर मान लीजिए अल्फा बीटा मेरे रूट हैं तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या बन जाएगा -b/a, और अल्फा बीटा क्या बन जाएगा मेरा c/a। ठीक है, ये अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो मान लीजिए कोई जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax² प्लस bx प्लस में c दैट इक्वल टू 0। अगर आपको किसी भी तरीके से सोल्यूशन नहीं आ रहा है तो बस एक रामबाण फॉर्मूला याद कर लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन का, x इक्वल टू -b/b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। अगर आपको ये याद है ना, आपको दोनों वैल्यू मिल जाएगी। बस ना फैक्टर मेथड लगाना, ना आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसको याद कर लेना। एक आपका क्या बन जाएगा -b प्लस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, और दूसरा क्या बन जाएगा आपका -b प्लस में रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, अब देखिए ये b² माइनस 4ac क्या होता है, b² माइनस 4ac हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ गया, सपोज दैट। ठीक, जनरल बातें कर रहे हैं। मान लीजिए ये मेरा 0 बन गया, तो यहाँ पे दोनों सोल्यूशन, दोनों जो वैल्यू होंगी, देखिए यहाँ पे -b/a तो बोथ वैल्यूज आर रियल, दोनों वैल्यू रियल होंगी एंड इक्वल होंगी। ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज दैट कि ये जो d है ये ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, मान लीजिए ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, एंड कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, मान लीजिए सपोज दैट कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, तो ये रेशनल वैल्यू बन जाएगी। अगर ये ग्रेटर देन 0 है और कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा है तो इरेशनल वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि ये रूट का रूट रह जाएगा, है ना। कंप्लीट स्क्वायर ही नहीं बनेगा तो आंसर रूट में आएगा और पेयर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर ग्रेटर देन 0 है और कंप्लीट स्क्वायर बना रहा है, कंप्लीट स्क्वायर बनाए तो मेरी वैल्यू क्या आएंगी, रेशनल वैल्यू बन जाएगी, रेशनल वैल्यूज बन जाएगी। ठीक है, जो जीरोज बनेगी वो रेशनल बन जाएगी। ठीक है, अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा है तो इरेशनल वैल्यूज बन जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि d मेरा लेस देन 0 है, d मेरा लेस देन 0 है सपोज दैट, तो मेरे पास वैल्यू क्या बन रही है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, अगर ये मान लीजिए लेस देन 0 है, ठीक है, सपोज दैट कि ये मेरा जो d है ये मेरे पास -5 है। ठीक है, तो रूट ऑफ -5 क्या बनेगा, √5 आइटा बनेगा। और आइटा कहाँ पे आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में।
ठीक है। अगर लेस देन 0 तो रियल मेरे पास वैल्यू होंगी ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी ऐसी कंडीशन बहुत बार देगा कि अगर मान लीजिए मेरा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो वैल्यू क्या होंगी, रियल होंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू होगी तब भी रियल होंगी, लेस देन 0 होगी तो मेरे पास क्या बन जाएगी, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज बन जाएंगी, ठीक है। इंटीजर्स कब आएंगी आपके पास, रेशनल, इंटीजर तो नहीं कह सकते लेकिन रेशनल कब आएंगी, और आपकी इक्वल वैल्यू कब आएंगी, जब डी मेरा 0 हो जाएगा तो इक्वल वैल्यू बन जाएगी, डी अगर ग्रेटर देन 0 है, कंप्लीट स्क्वायर है तो रेशनल बन जाएंगी, डी अगर ग्रेटर देन 0 है और कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल वैल्यू बन जाएंगी, ठीक है। इस तरीके का आप माइंड कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए कोई एक आधा एग्जाम्पल देख लीजिए कि फैक्टर मेथड से आप किस तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ठीक है, इक्वल टू क्या दे दिया हमने, 0 दे दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसको सोल्व कीजिएगा, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इन दोनों की गुना और जोड़ कितना आना चाहिए, 7। ऐसा नंबर ले लीजिए कि जिसका जोड़ तो क्या आए, 7 आए, और मल्टीप्लीकेशन में क्या आना चाहिए, 6 आए। तो देखिए यहाँ पे मैं 6 और 1 लूँ, दोनों की ऐड करूँगी तो 7 आ जाएगी, मल्टीप्लीकेशन करूँगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए मैं किस तरीके से तोड़ सकती हूँ इसको, 2x स्क्वायर प्लस में ये 4 और 3 में टूट जाएगा ना, 4x प्लस में 3x प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, देखिए किस में तोड़ेंगे, 6 और 1 में। तो देखिए क्या बनेगा, 2x स्क्वायर प्लस 6x एंड प्लस में x एंड प्लस में कितना आ गया, 3। इन दोनों में से क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x प्लस में 3 प्लस में यहाँ पे कितना बच गया, x प्लस में 3, ठीक है, इक्वल टू क्या चल रहा है, 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो x प्लस में 3 दोनों में से कॉमन आ रहा है, यहाँ बच गया 2x एंड प्लस में 1 दैट इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर में छोड़ेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, और वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, -3, और क्या बन जाएगा, x इक्वल टू -1/2। तो ये आ जाएंगे आपके सॉल्यूशन। देखिए कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, x प्लस में y का होल स्क्वायर क्या आएगा मेरे पास, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, x माइनस में y इंटू एक्स प्लस में y, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास x प्लस में a इंटू में x प्लस में b आपके पास बन जाएगा। इसका सोल्यूशन कीजिएगा, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस में b इंटू एक्स एंड प्लस में क्या आ जाएगा, ab, ठीक है। इस तरीके से आप सोल्यूशन कर सकते हो। नेक्स्ट है x प्लस में y प्लस में z का स्क्वायर क्या आ जाएगा, तीनों का क्या करोगे आप, स्क्वायर करोगे, पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, फिर दो के साथ ले लोगे, 2xy प्लस 2yz प्लस में 2zx, ठीक है। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो। नेक्स्ट है x प्लस में y का क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में 3xy इंटू एक्स प्लस में y, ठीक है। x माइनस में करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी क्या, x माइनस में y का क्यूब करेंगे तो ये सारे माइनस के बन जाएंगे। कैसे बनेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू में x माइनस में y, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बन जाएगा x माइनस में y बाहर रहेगा, इंटू में क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस में y स्क्वायर, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या बनेगा आपके पास, x प्लस में y बाहर रहेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस xy एंड प्लस में क्या रहेगा, y स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आप इनको याद रखें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक फॉर्मूला और है आप जिसको याद रख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसकी वैल्यू होती है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जब आप एट ए टाइम भी करोगे तो आपको याद रहेंगी। सच बताऊँ ना तो ये फॉर्मूला मुझे जब मैं लिखना स्टार्ट किया ना मुझे याद नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैंने लिखना स्टार्ट किया मुझे बिल्कुल एक्यूरेट याद आ गया कि ये क्या था, ठीक है। तो आप एक बार कोशिश कीजिएगा, आप कोशिश करोगे तो आपका जरूर सक्सेस मिलेगी, ठीक है। कई बार आप कॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं और आपने एक बार उनको जगा दिया ना तो आप कॉन्शियस माइंड की बहुत सारी चीज़ें उठ के आ जाएंगी। देखिए अगर आपने ये सब चीज़ें एक बार रिमाइंड किए तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड अपने आप याद हो जाएंगी।
जैसे देखिए ये सब फॉर्मूले मुझे याद थे, मैंने बता दिया, लेकिन जैसे ही मुझे एकदम से ध्यान आया कि ये फॉर्मूला था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैं इसको बीच में ना छोड़ दूं, लेकिन ऑटोमेटिक मुझे अपने आप याद आ गया। ठीक है, तो देखिए इसमें कंडीशन आएगी, इफ मान लीजिए कि x प्लस में y प्लस में z इक्वल टू 0 है, सपोज है, तो ऐसी कंडीशन आएगी कि उन तीनों की क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए मैं आपको दिखाऊं, क्या बताऊं, अच्छा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। कंप्लीट 0 होते ही क्या हो जाएगा, ये इसका राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3xyz। जैसे देखिए मैं अभी बताती हूँ आपको, मान लिया कि दे दिया आपको 20 का क्यूब प्लस में 50 का क्यूब माइनस में 70 का क्यूब। तो देखिए अब आपको ये पता है कि a मेरा क्या है, a इक्वल टू 20, b इक्वल टू कितना है 50 और c इक्वल टू कितना है माइनस का 70। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है 3abc। तो यहाँ से आपके पास इसी की तो वैल्यू निकालनी है मुझे, है ना, यहाँ पे ये माइनस इधर आ जाएगा। ठीक है ना, इसी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू में 20 इंटू में 50 इंटू में 70। ठीक है, माइनस का नहीं है, यहाँ पे ए बी सी है। ठीक है, 70। क्लियर, इसको सोल्व कर लेना, आंसर देख लेना। इतनी बड़ी क्वेश्चन सॉल्यूशन दे रखा हो, कहीं उनका जोड़ 0 ना आ जाए, और 0 आते ही आपके पास देखो कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 दे रखा है एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 40 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ये पता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है ना। तो यहाँ से आपको देखिए ये वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन ले सकती हूँ, क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 40, कितना आ गया 80 आ गया। इस 80 को मैं इस साइड लेके जाऊंगी, तो ये कितना आ जाएगा 81 माइनस में 80 दैट इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है आपके पास 1। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, एक बार स्टार्ट कीजिएगा, क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे, इतना हार्ड नहीं है जितना हवा आपने बना रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल कोई दे रखा है आपको x की पावर 4 माइनस में 625। ठीक है, तो देखिए आप इसको क्या लिख सकते हो, 25 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस में 25 का स्क्वायर। तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी होता है ना, सिर्फ फैक्टर ही बताने हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 25 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 25। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 25। क्लियर, ये क्या बन जाएगा x माइनस में 5 इंटू एक्स प्लस में 5 इंटू में क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 25। इस तरीके से आप फैक्टर्स निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बता देते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी दैट इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसका सोल्यूशन मैंने क्या बताया था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस में रूट डी अपॉन में 2a। ठीक है, d क्या है मेरा, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए d की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, अगर आपके पास d ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, साथ साथ एग्जाम्पल लूंगी, d ग्रेटर देन 0 है तो हमारे रूट्स होंगे रियल एंड डिफरेंट। कैसे होंगे, देखिए यहीं से देखिएगा ना, d मेरा ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, चाहे वो कंप्लीट स्क्वायर हो चाहे वो नॉन कंप्लीट स्क्वायर हो, तो यहाँ से एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा, रियल भी होंगे और आपके डिफरेंट भी होंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कवर कर सकते हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं साथ में ही ले लेती हूँ। एग्जांपल हमने ले लिया 2x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस में 7 दैट इक्वल टू 0। ठीक है, अब d ही देखिए, बी स्क्वायर कितना है माइनस 9 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 ए कितना है 2 और c कितना है 7। ठीक है, ये आ जाएगा 81 माइनस में कितना आ जाएगा
देखिए 14, 8, 8 7 जा 56, मतलब क्या आएगा आपका पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। जैसे ही मेरा डी ग्रेटर देन 0 रखा तो सिर्फ नेचर ही बताना है, तो नेचर क्या है, इस इक्वेशंस के जो रूट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे और रियल होंगे। क्लियर, ये मैंने बता दिया था कि d इक्वल टू 0 हुआ तो आपके इक्वल रूट्स आ जाएंगे, इक्वल रूट्स आ जाएंगे। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो रूट्स मेरे रियल बन जाएंगे, ठीक है। d मेरा लेस देन 0 हुआ तो इमेजिनरी रूट्स बन जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको रूट्स के नेचर का पता होना चाहिए कि किस तरीके के रूट्स हैं आपके, ठीक है। अगर मान लीजिए डिग्री मेरे पास n है, n डिग्री है, n डिग्री का मेरे पास पोलिनोमियल है, तो n ही रूट्स मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके n ही रूट्स होंगे, उससे कम हो सकते हैं। उससे कम कैसे होंगे, देखिए इक्वल रूट्स आ गए, तो इक्वल रूट्स जैसे जैसे 2 2 2 ऐसे रूट्स बन गए, ठीक है ना। तो 2 उसका रूट है बोलेंगे ना ऐसे, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपके कितने रूट्स हो सकते हैं, एटमोस्ट n रूट्स हो सकते हैं। क्लियर। अब ये बहुत बार आता है कि मान लीजिए कि हाईएस्ट डिग्री मेरे पास n है और n मेरी ओड डिग्री है, ठीक है ना। अगर मेरे पास कोई भी पोलिनोमियल है ओड डिग्री का है तो एटलीस्ट वन रियल रूट्स होगा, कम से कम एक रियल रूट जरूर होगा, ठीक है। कम से कम एक रियल रूट आपके पास क्या होगा, जरूर होगा। क्लियर, ओके। देखिए एक इम्पोर्टेंट बात और बताती हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि अल्फा और बीटा रूट्स हैं किसके, रूट्स आर ax² प्लस bx प्लस में c, ठीक है। इस इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो आपको इक्वेशन बतानी होगी कि मान लीजिए 1 में अल्फा 1 में बीटा जिसके रूट्स हैं, तो वो इक्वेशन बताइए। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है कि x को किस में चेंज कर दोगे, 1/x में चेंज कर दोगे, और वो जो इक्वेशन आएगी वो किसकी इक्वेशन आएगी, जिसके रूट्स 1 अल्फा 1 बीटा होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, x देखिए a इंटू में 1/x² प्लस में b इंटू में 1/x एंड प्लस में c, इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ समझा रही हूँ, ठीक है। तो अल्फा बीटा इस जनरल इक्वेशन के रूट्स हैं, तो अल्फा एंड के बीटा जिस इक्वेशन के रूट्स होंगे वो इक्वेशन बताएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, देखिए के अल्फा इक्वल टू क्या बनता है, x, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू क्या बन जाएगा, x/k, जहां जहां x होगा वहां x/k पुट कर देना, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए x प्लस के, मान लीजिए अल्फा प्लस के और अल्फा बीटा प्लस के जिसके रूट्स हैं वो इक्वेशन बनानी है, तो आपको क्या करना है कि अल्फा इक्वल टू क्या करना है, x माइनस के, मतलब जहां x होगा वहां x माइनस के पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि अल्फा की पावर n और बीटा की पावर n, वो इक्वेशन निकालिए जिसके रूट्स अल्फा की पावर n बीटा की पावर n है। तो x की जगह क्या पुट कर दोगे, x की जगह x की पावर 1/n पुट कर दोगे, फिर आपकी इक्वेशन अपने आप बन जाएगी। मान लीजिए कि x अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर जिसके रूट्स है वो इक्वेशन बनानी है, तो अल्फा की x की जगह क्या पुट कर दोगे, x की पावर 1/2 मीन्स रूट ऑफ x पुट कर दोगे। क्लियर। तो यहाँ से आपको जो जो भी मिले, जो जो मान लीजिए अल्फा में जो चेंज होगा वही उसका रेसिप्रोकल में चेंज हो जाएगा x में, और वो उस गिवन इक्वेशन में पुट कर देना, आपकी वही इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी जिसके वो रूट है, ठीक है। देखिए दो बातें इंपॉर्टेंट और बताएंगे। जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी आपको a1x² प्लस b1x प्लस में c दैट इक्वल टू 0, एंड दूसरी है a2x² प्लस b2x प्लस में c दैट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये कंडीशन आती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो आपके दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, बोथ रूट्स आर इक्वल, दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे आज के, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए एक रूट आपका इक्वल है, ठीक है, दो रूट होंगे इनके, एक इसका होगा एक इसका होगा, मान लीजिए एक रूट इक्वल है, तो आपको सिंपली क्या करना है, कुछ भी याद नहीं रखना है, सिंपली मान लीजिए या तो x² का कोफिशिएंट एक कर लीजिएगा, बराबर कर लीजिएगा, या x का कोफिशिएंट बराबर कर लीजिए। मतलब मेन बात तो क्या है, x का ही कोफिशिएंट आप बराबर कर लो, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट जैसे ही बराबर करोगे x² का, तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x निकल के आ जाएगा, और वही रूट आपका क्या होगा, कॉमन रूट होगा। समझ में आया, जो कॉमन रूट होगा
वो क्या होगा, x की वैल्यू तो होगी। तो कॉमन रूट निकालने का सबसे इजी फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बराबर करना, इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कैंसिल कर देना, वहां से x की वैल्यू निकाल लेना और वो आपका क्या होगा, कॉमन रूट हो जाएगा। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। ठीक है, देखिए अब हम बात करेंगे लाइन एंड एंगल्स, लाइन एंड एंगल्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूट एंगल क्या होता है। जो एंगल 0 से लेके 0 और 90 के बीच में होगा उसको बोलेंगे हम एक्यूट एंगल। ठीक है, जो एंगल 90 डिग्री होगा, जो एंगल बिल्कुल 90 डिग्री पे होगा उसको बोलेंगे हम x = 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल होगा 90 से लेके x 180 के बीच में। ठीक है, 90 से 180 के बीच में जैसे कि बन गया ये इस तरीके का। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा वो क्या बन जाएगा आपका, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन एंगल क्या हो जाएगा, जो कंप्लीट एक स्ट्रेट लाइन पे बना होगा वो कितने डिग्री का होगा, x = 180 डिग्री का। तो ये होता है आपका स्ट्रेट एंगल। ठीक है, फिर आता है रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होगा, देखिए जो मैं बोल रही हूँ ना उस पर ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, एक एक चीजें अगर लिखने लगे ना तो टॉपिक कवर नहीं हो पाएंगे। रिफ्लेक्सिव एंगल होता है 180 से लेके 180 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच में, ये होता है आपका रिफ्लेक्सिव एंगल। ठीक है, फुल एंगल, कंप्लीट एंगल कितने का बनेगा, कंप्लीट एंगल आपका बनेगा 360 डिग्री का। देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसको कंप्लीट एंगल बनाएंगे वो कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री। ठीक है, देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम ले लिया। ठीक है, ये जो एंगल होगा 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में होगा ऑब्ट्यूज एंगल। फिर 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री आपका परपेंडिकुलर होगा। 180 और 90 के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल, एक स्ट्रेट एंगल हो गया। फिर 180 से 360 के बीच में आपका रिफ्लेक्सिव एंगल हो जाएगा। मतलब इस तरीके का जो एंगल होगा वो आपका 180 से 360 के बीच में रिफ्लेक्सिव एंगल, और जो कंप्लीट एंगल बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका फुल एंगल बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दो लाइन्स अगर आपकी पैरेलल है। ठीक है, कोई भी दो लाइन आपको दे दी है, फिर एक जो लाइन दोनों लाइनों को काटती है वो होती है आपकी ट्रांसवर्सल एंगल, ट्रांसवर्सल लाइंस। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया है, देखिएगा ये हमने मान लिया 1, ये हमने मान लिया 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ठीक है, ये आ गया आपका 5, 6, 7 और ये क्या आ गया आपका 8। ठीक है, अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे, देखिएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल 1 और एंगल 5। एंगल 1 और एंगल 5 आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब आपके एक कोरस्पॉन्डिंग्स बने हुए हैं। ठीक है, एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 6। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे एंगल 1 = एंगल, यहाँ पे एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल की कंडीशन से हम बोल सकते हैं एंगल 1 = एंगल 5, एंगल 2 = एंगल 6 एंड एंगल 4 = एंगल 8 एंड एंगल 3 = कितना आ जाएगा एंगल 7। ठीक है, ये है आपकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की कंडीशन। फिर आता है अल्टरनेटिव एंगल्स कौन से होते हैं, देखिए यहीं पे देख लीजिए अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। देखिए अल्टरनेटिव है और इंटीरियर है। देखिए 4 और 6 अंदर ही अंदर है, अल्टरनेटिव इंटीरियर। 3 और 5 अल्टरनेटिव लेकिन एक्सटीरियर एंगल, 1 और 7, 2 और 8। समझ में आ गया, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, एंगल 4, एंगल 6, एंगल 3, एंगल 5। अल्टरनेटिव एक्सटीरियर जो बाहर की तरफ बने हुए, एंगल 1, एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 8। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब देखिए इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। देखिए एंगल 4 प्लस में एंगल 5 = 180 डिग्री होगा, एंगल 3 प्लस में एंगल 6 = कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल 4 प्लस में एंगल 5 दैट = 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस में एंगल 6 दैट = 180 डिग्री। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से ये कौन सी कंडीशन लग गई है आपकी, इंटीरियर एंगल्स सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड पे बने हुए हैं, इंटीरियर एंगल है तो इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है,
अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल हो गए, मान लीजिए कि कोई भी दो एंगल ले लिए एक्स और वाई, उन दोनों एंगल का जो जोड़ होगा ना वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, एक्स एंड वाई आर द सप्लीमेंट्री एंगल, तो क्या होगा, एंगल एक्स प्लस में एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि अगर सप्लीमेंट्री एंगल है तो अगर मान दे देंगे कि आपको एक एंगल दे देंगे और बोल देंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल है, तो वो आपको कंडीशन अपने आप पता होना चाहिए कि देखिए मान लिया कि एक्स एंड वाई आर द सप्लीमेंट्री एंगल एंड एंगल एक्स इक्वल टू 50 डिग्री, फाइंड एंगल वाई। जब तक आपको पता ही नहीं है कि सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है तो आप y की वैल्यू पता कर दोगे कि नहीं। हमें पता है कि एंगल x और एंगल y सप्लीमेंट्री एंगल है, तो आपको पता है एंगल x प्लस में एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x आपको दे रखा है 50 डिग्री प्लस में एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल y आप निकाल सकते हो, 180 डिग्री माइनस में 50 दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। ठीक है, अब बात आते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका जोड़ क्या होगा, 90 डिग्री। एक्स प्लस में एक्स वाई, एंगल एक्स प्लस में एंगल वाई आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल व्हेन सम ऑफ दीज टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, देखिए एक्स, ये दो लाइन आपको दे दी और वर्टिकली अपोजिट है ये। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 दोनों एंगल आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन इतना शानदार क्वेश्चन बनेगा कि आप देखते ही रह जाओगे। ओके, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है, देखिए फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ 4/3 ऑफ राइट एंगल्स। देखिए इसने कंडीशन दे दी कि सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री इट मीन्स दो एंगल तो हैं आपके। ठीक है, मान लिया कि एक्स एंड वाई आर द सप्लीमेंट्री एंगल। एक की कंडीशन दे रखी कि एक जो एंगल है 4/3 है किसी राइट एंगल के, तो मान लिया एक्स एंगल है कितना, 4/3 है 90 डिग्री की। ठीक है, यहाँ से 30 आ गया, कितना आ गया, 120 डिग्री। ठीक है, तो x हमारे पास 120 डिग्री आ गया। तो आपको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल है तो एंगल x प्लस में एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल y कितना आ जाएगा, 120 डिग्री प्लस में एंगल y दैट इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ऑफ y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस में 120 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एंगल 1 रेशियो एंगल 4 5/7 भी दे दिया, देन फाइंड ऑल द एंगल्स। ठीक है, अगर हमें दो एंगल मिल जाए तो हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं अदर एंगल्स को। देखिए एंगल 1 और एंगल 4 दे रखा है 5/7 में, तो इस तरीके से आप एंगल 1 को किस तरीके से निकालेंगे, एंगल 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 अपॉन में रेशियो का सम कर देंगे 12। ठीक है, इनटू में कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखो हमें पता है कि एंगल 1 प्लस में एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इनका रेशियो निकाल लेंगे, इनटू में 180 डिग्री, कैंसिल करेंगे, कैंसिल कितने पे हो जाएगा, ये 15 पे कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ गया, 75। ठीक है, एंगल 4 निकालेंगे, एंगल 4 इक्वल टू 7 अपॉन में 12 इंटू में 180 डिग्री, फिर 15 पे कैंसिल हो रहा है, कितना आ जाएगा, 105। ठीक है, एंगल 1 आ गया, एंगल 1 इक्वल टू 75 डिग्री और एंगल 4 इक्वल टू 105 डिग्री। अब आपको पता है कि वर्टिकल लाइन पे अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये भी कितना आ जाएगा 105 और ये कितना आ जाएगा 75 डिग्री। इस तरीके से आप क्वेश्चन को निकाल के देख सकते हो और उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, देखिए स्पीड कम हो सकती है, कभी कभी ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मेरा काम है कि आपको हर एक टॉपिक से जितना हो सके मैं मैक्सिमम कराने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे पता है कि हम लेट चले हैं, लेकिन हम चले तो हैं, उनका क्या जो अभी चले ही नहीं है, तो हम जीत जाएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम मेहनत कर रहे हैं और सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। ठीक है, उतना पढ़िए जितना ज़रूरी है, ज़्यादा के चक्कर में मत पढ़िएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। इन ए ट्रायंगल, कोई एक ट्रायंगल ले ली ए बी सी, इफ a माइनस बी इक्वल टू 15 b माइनस सी इक्वल टू 30 देन फाइंड द एंगल ऑफ बी। ठीक है, अब हमें ये पता है कि कोई भी ट्रायंगल होती है उसमें तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल ए
प्लस एंगल बी प्लस में एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो, क्या बन गया ए माइनस बी प्लस में बी माइनस सी दैट इक्वल टू 45। दोनों को ऐड किया तो 45 आ गया। ठीक है, कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या, देखो a माइनस सी इक्वल टू 45। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, देखो 45 प्लस में c। ठीक है, a की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से देखिए b माइनस सी इक्वल टू 30 दे रखा है, b माइनस सी इक्वल टू इसने 30 दे रखा है, तो b की वैल्यू निकाल दो। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 प्लस में c। ठीक है, सारी की सारी a की और b की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी में पुट कर देंगे। c की वैल्यू आ जाएगी, जैसे ही c की वैल्यू आ जाएगी a और b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, देखो a की वैल्यू आ गई 45 प्लस में c, b की वैल्यू आ गई 30 प्लस में c, और c मेरे पास है ही इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। ठीक है, जैसे ही 180 डिग्री आया वैल्यू को पुट कर देंगे हम, तो यहाँ से क्या बन गया आपके पास 45 30 75 और यहाँ से 3c प्लस में 75 इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। ठीक है, 3c 75 को उस साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 105। देखिए 180 माइनस में 75 तो कितना आ जाएगा 105। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105 अपॉन में 3, कितना 3 3 जा और 3 5 जा 35 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी है 45 प्लस में c और c की वैल्यू कितनी है 35, 45 प्लस में 35 कितना आंसर आ गया है आपके पास 80। a की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 30 प्लस में c। ठीक है ना, 30 प्लस में 35 तो आपके पास कितना आंसर आ गया है 65। ठीक है, a भी निकल गया, b भी निकल गया और c भी निकल गया है। ठीक है, इस तरीके से आपसे जो भी पूछे आप उसी का आंसर निकाल के दिखा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस तरीके का फिगर दे रखा है आपको, एंगल ओ ए बी और सी। ठीक है, एंगल ओ जो दे रखा है आपको 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल ओ मेरा क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, अब ए और बी का रेशियो दे रखा है तो एंगल ए आप निकाल सकते हो, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए और बी। ठीक है ना, ए और बी, जब ये मेरे पास 90 डिग्री है तो ये कंप्लीट कितना बच गया 90 बच गया ना, तो ये कंप्लीट ए और बी कितना है 90 डिग्री। तो एंगल ए कैसे निकालेंगे 2/5 इंटू में 90 डिग्री, यहाँ से कैंसिल हुआ 18 आ गया, 18 दूनी 36। ठीक है, एंगल बी किस तरीके से निकलेगा, एंगल बी आ जाएगा 3/5 इंटू में 90, ये कैंसिल हुआ 18 कितना आ गया 54। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि एंगल बी और सी जो है वो एक ही लाइन पे बने हुए हैं, एक लाइन पे बने हुए ना, जो एक लाइन पे कंप्लीट एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है। तो एंगल बी प्लस में एंगल सी कितना है 180 डिग्री। अब एंगल बी कितना है 54, एंगल सी कितना है, इन दोनों का जोड़ कितना है 180 डिग्री। एंगल सी आपका आ जाएगा 180 डिग्री माइनस में 54, कितना आंसर आ जाएगा 126। देखिए कैलकुलेशन आप देख लेना कितनी है 126 ही आएगा शायद। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस टाइप का आपको फिगर दे रखा है तो एक्स और वाई एंगल बताना है। तो देखिए आपको ये पता है, वैसे भी देखिए दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ से आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये जो एंगल है एक लाइन पे बने हुए एंगल है, तो आप अपने जर्नल मेथड भी लगा सकते हो कि एक ही लाइन पे बने हुए एंगल्स क्या होते हैं, स्ट्रेट एंगल जो होते हैं 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ से देखिए 50 प्लस में x इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, x एंगल जो है कितना बन जाएगा 180 माइनस में 50 इक्वल टू कितना बन जाएगा 130 डिग्री। तो हाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इंटरनली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, वैसे भी ये कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ से इंटरनली ये जो एंगल है अल्टरनेटिव एंगल्स है। ठीक है, तो यहाँ से भी ये कितना आ जाएगा, ये आपका 50 डिग्री 130 डिग्री, ये दोनों के दोनों क्या है बराबर आएंगे, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा 130 डिग्री। वैसे भी आप देखिएगा जब कोई भी दो लाइंस आपको आपस में काटती हैं तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, तो 130 डिग्री 130 डिग्री, यहाँ से भी कितना आ जाएगा आपका 130 डिग्री आ जाएगा, तो y भी आपके पास कितना आ जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपने कहाँ पे कौन सा यूज करना है। ठीक है, देखिए कंप्लीट डिग्री कितनी बनी है 180 डिग्री, दोनों का एड 180 डिग्री, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। ये अल्टरनेटिव एंगल्स है, अल्टरनेटिव एंगल क्या होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये 130 है तो ये भी कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। ठीक है, देखिए बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब भी आपके बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। आज मैंने 2 क्लासेस डाल दी हैं, अगर ये क्लासेस करोगे तो आपके 6 से 7 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं।
लगभग आपके 15 टॉपिक्स हैं। कल कंप्लीट टॉपिक्स कवर करने की पूरी कोशिश करूंगी। उसके बाद हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और फोकस ऑन योर स्टडी। यू कैन डू इट एंड यू कैन।